हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर है हिस्ट्री का डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स, उसका टॉपिक देखेंगे, द विंड्स ऑफ चेंज। और इस नाम से दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, तो पार्ट 2 या फिर सेकंड वाला जो टॉपिक है वो देखेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया है। जो पार्ट 1 था या फिर विंड्स ऑफ चेंज का पहला पार्ट था, उसमें जो नॉर्थ अमेरिका था मेनली उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका में ट्राइबल्स के लिए जो हवाएं हैं वो कैसे बदली, यानी कि उनको अच्छा ट्रीट किया जाने लगा, उनको रिस्पेक्ट की जाने लगी। तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ नॉर्थ अमेरिका में, तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो ट्राइबल्स थे इनके लिए अच्छी रिस्पेक्ट वगैरह आना, ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है कि 1968 में जो लोग थे ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रेलियंस या फिर तुम उन्हें यूरोपियंस कह सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे, तो ये सब शौक हो गए थे किसकी वजह से। एक लेक्चर दिया था किसी बंदे ने, लेक्चर, वो बंदा कौन था, WEH स्टेनर। तो WEH स्टेनर नाम का एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़े, ह्यूमन कल्चर्स को पढ़े, ह्यूमन सोसाइटीज़ को पढ़े कि पास्ट में कैसी सोसाइटीज़ थी, उनका अंत कैसे हुआ, पास्ट में कैसे कल्चर्स थे, आज के टाइम पीरियड पे जो कल्चर है उनका पास्ट में क्या सिस्टम था, क्या वो पास्ट में कम पॉपुलेशन में थे, ज़्यादा में थे। तो ये सब बातें एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था एक WEH स्टेनर ऑस्ट्रेलिया में। उसने एक लेक्चर दिया जिसका नाम था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। तो इस लेक्चर में उसने बताया कि कैसे जो ऑस्ट्रेलियंस हैं या फिर हिस्टोरियंस हैं, कैसे जो हिस्टोरियंस हैं वो साइलेंट पड़े हैं किस मुद्दे पे, कोई टॉपिक भी होगा उस पर वो बात नहीं करते होंगे। तो वो टॉपिक था एबोरिजिन्स के बारे में, कि वो एबोरिजिन्स के टॉपिक पे साइलेंट है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है उधर जो पहले नेटिव्स थे, नेटिव्स पीपल, यानी कि यूरोपियंस तो बाद में आए, पहले नेटिव पीपल थे। तो जो इंडिजीनियस पीपल्स थे तो उनकी जो राइट्स वगैरह थी उनकी बात नहीं की गई। और ये सब नहीं बताया गया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियंस आ गए और उन्होंने आते ही यहाँ पे कहर मचा दिया, नेटिव्स को उनके घरों से निकाल दिया, उनकी ज़मीन खोस ली। तो ये सब बातें उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स में नहीं लिखी। हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया गया और ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं रहता था, नेटिव्स लोग अपने अलग रहते थे और यूरोपियंस आके शांति से बस गए। मतलब ये जितना भी कहर उठाया था यूरोपियंस ने, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में। तो उसके खिलाफ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट WEH स्टेनर ने लेक्चर दिया यहाँ पे। ठीक है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस नाम से। तो इसकी वजह से जो 1970s था, इस एरा में जो लोग थे, यूरोपियंस थे जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस, तो इनके मन में ये जगी कि भाई हमने क्या क्या करा, हमारे पास्ट क्या है और नेटिव्स लोगों के साथ, बेचारों के साथ क्या करा, इनका कल्चर तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इनके बारे में जानना चाहिए। तो उनके मन में वो आ गई ईगरनेस, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए क्यूरियोसिटी, कि हमें ये करनी है। तो ईगरनेस आ गई क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड नेटिव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि भाई ये लोग कहाँ से हैं, कब से रह रहे हैं इधर, हमसे पहले कितने टाइम से रह रहे हैं, और ये डिस्टिंक्ट कल्चर के हैं, हमसे कोई अलग कल्चर है, इनका कल्चर हमसे अलग है, तो इनका कल्चर हमसे कैसे अलग है, इनके कल्चर में जो नेचर है उसे कैसा माना जाता है, क्लाइमेट को कैसे समझते हैं लोग, इनकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, इनकी स्टोरीज़ क्या क्या हैं वो भी सुनेंगे हम। इनकी जो टेक्सटाइल है, जो ये कपड़े वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये पेंटिंग कैसे करते हैं, ये कार्विंग कैसे करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए क्यूरियोसिटी आ गई यूरोपियंस के मन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। ठीक है, इनका मानना था कि ये सब चीज़ें ना हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि हमें अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन एक मेजर क्वेश्चन था, सब लोगों के मन में चल रहा था। और वही क्वेश्चन किसने आगे रखा, वो रखा हेनरी रेनोल्ड्स ने। हेनरी रेनोल्ड्स एक और राइटर वगैरह था, तो उसने अपनी एक बुक में लिख दिया। कौन सी बुक थी, उसका टाइटल ही पढ़ लो, वाई वरंट वी टोल्ड, कि हमें बताया क्यों नहीं गया। तो ये क्वेश्चन चल रहा था लोगों के मन में। बुक का टाइटल है तो इस बुक में और क्वेश्चन थे ऐसे ही, तो टाइटल से ही समझ लो कि ये क्वेश्चन होगा मेजरली। ठीक है, तो वाई वरंट वी टोल्ड, कि हमें बताया क्यों नहीं गया कि भाई जो नेटिव लोग थे उनके साथ हम ऑस्ट्रेलियंस ने, जो हम यूरोपियंस हैं,
हमने इतने सारे गलत काम करे हैं, हमने उनको घरों से निकाला, उनकी ज़मीन छीन ली है, हमने उनके ह्यूमन राइट्स छीन लिए हैं, और आज हम ह्यूमन राइट्स को आगे ले जाने की बातें करते हैं। हमने खुद उनके ह्यूमन राइट्स छीन रखे इतने बुरी तरीके से। तो ये सब बातें हेनरी रेनॉल्ड्स ने बोला कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया क्यों नहीं हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में। तो उन्हें तो पता नहीं था, क्योंकि एक टाइम पीरियड पे मान लो 1770 है, ए जनरेशन वाले लोग आए यूरोपियंस, उन्होंने कहर मचाया और सेटल हो गए। फिर बी जनरेशन आ गई, चलो बी जनरेशन ने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। फिर आ गई सी, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसने मान लो बी से थोड़ी बहुत बातें सुन ली होंगी। लेकिन 100-200 साल बाद डी, ई, जब ये कई सारी जनरेशन आ गई 5-6, लास्ट वालों को कुछ नहीं पता कि भाई क्या किया था हमने इधर आके नेटिव्स के साथ। वो यही देख रहे हैं कि नेटिव्स तो शुरुआत से ऐसा अलग से रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खाना पीना नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो शुरुआत से ये सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाई ये टाइम पे सारी ज़मीन नेटिव्स की थी, तो हमारे पूर्वजों ने ये हाल कराए। उन्हें ये बात क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में लिखा ही नहीं है कुछ ऐसा। तो ये बात इन्होंने पूछी कि भाई हमें बताया क्यों नहीं गया कि हमारे पूर्वज इतने बड़े पापी थे। तो ये क्वेश्चन पूरी कंट्री साइड में चल रहा था, यानी कि सीधा सीधा जो ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री की राइटिंग्स थी, जितनी भी बुक्स लिख रहे थे, उन्हें कंडेम कर रहे थे। कंडेम यानी कि किसी भी चीज़ को बुरा भला बताना, ठीक है। क्यों कंडेम कर रहे थे? क्योंकि ये लिखी गई थी कैप्टन कुक की डिस्कवरी के बाद। कैप्टन कुक ने डिस्कवरी की थी ऑस्ट्रेलिया की, कैप्टन कुक ने की थी 1770 में डिस्कवरी। तो 1770 के बाद इन्होंने हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट करी। तो इन्होंने ये बोला कि भाई तुमने हिस्ट्री इधर से लिखनी स्टार्ट करी, और इधर से भी वही पार्ट लिखा कि भाई जिसमें तुम्हारी बातें हों, नेटिव्स की कोई बात नहीं की गई, इसलिए हिस्ट्री राइटिंग को कंडेम किया गया। लेकिन अब वो सोचे कि अब जो पास्ट चीज़ें हो गई वो तो अंडू हो नहीं सकती, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये ई जनरेशन यानी कि लेटेस्ट जनरेशन वाले लोग थे जो कि नेटिव्स के टुवर्ड्स सिंपैथी रखते थे कि हमने बहुत गलत करा है नेटिव्स के साथ। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे अच्छे कदम उठाए नेटिव्स के टुवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि उन्होंने नेटिव्स का जो कल्चर है, जो कि किसी को नहीं पता था उस टाइम पीरियड पे, उसे समझने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनवाई। जैसे कि गैलरीज बनवा दी, गैलरीज जिनमें फ़ोटो वगैरह होती हैं, तो फ़ोटो वगैरह की बड़ी बड़ी गैलरीज बनवा दी, जहाँ पे जो नेटिव लोग हैं उनकी आर्ट टंगाई जाएगी। यानी कि नेटिव लोग भी पेंटिंग करते थे, उनकी भी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती थी, तो वो पेंटिंग्स टांग देते थे बड़ी बड़ी गैलरीज में। फिर उनकी पेंटिंग्स के बारे में लिखते थे कि क्यों लिखी गई, मतलब क्यों बनाई गई है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जाना जाता था उन पेंटिंग्स के द्वारा, ठीक है। फिर बोला गया कि उनमें म्यूजियम्स होते थे, म्यूजियम्स भी बनवाते थे वो, और उन म्यूजियम्स में डायोरामाज होते थे। डायोरामाज क्या होते हैं? डायोरामाज होते हैं 3D फिगर्स। यानी कि आपको कभी प्रोजेक्ट वगैरह बनाने को मिला हो बचपन में, तो एक 3D फिगर का प्रोजेक्ट नहीं बनवाते, कुछ ऐसा होता है। मोस्टली स्कूलों में मोटरसाइकिल का बनवाते हैं कि यहाँ पे पार्ट बनवा देते हैं। 3D इमेजिन करना इसे, क्ले वगैरह से पार्ट बनवा देते हैं, फिर ऊपर से पेंट करवा के पानी नीचे गिरवाते हैं। फिर यहाँ पे कॉटन की बर्ड्स से क्लाउड्स को बनवाते हैं, यानी कि जो एक 3D फिगर होता है ना पूरा, तो उन 3D फिगर्स को बोलते हैं डायोरामास। एक बार गूगल कर लेना क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो डायोरामास बनवाते थे ये म्यूजियम्स में रखवाते थे। उन डायोरामास में क्या दिखाया जाता था कि जो नेटिव्स लोग हैं उनका कल्चर क्या है। उन डायोरामास में नेटिव्स की जो ट्राइबल जगह हैं उन्हें बनवा दिया जाता था कि मतलब बहुत सारे डायोरामास ऐसे होते हैं जहाँ पे जो टाउन्स होते हैं, जो शहर होते हैं, उनका मैप वगैरह बनाए जाते हैं ऐसे बिल्डिंग्स को ऊपर की तरफ दिखा के, ठीक है। तो वैसे ही नेटिव्स की जो रहने वाली जगह थी उन्हें दिखा दिया जाता था, जंगलों में उन्हें खेलता हुआ दिखा दिया जाता था, और यूरोपियंस के साथ उनकी लड़ाई हुई थी जो हिस्ट्री में, उन्हें दिखा दिया जाता था डायोरामास में, ठीक है। फिर और बताया गया है कि इनमें म्यूजियम्स में इमेजिनेटिवली डिज़ाइन रूम्स भी होते थे, यानी कि ऐसे रूम्स जो कि हिस्ट्री समझाने के लिए डिज़ाइन किए जाते थे। उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे ही नेटिव्स की जो हिस्ट्री है वो रिजेंबल होती हो, ठीक है। और फिर एक बड़ी चीज़ क्या हुई कि जो वो टाइम था 1970s का, जिसमें नेटिव्स के टुवर्ड्स जो सिंपैथी थी वो जागी और लोगों में ईगरनेस आई, क्यूरियोसिटी आई उन्हें पढ़ने की। तो बहुत सारे जो नेटिव्स लोग थे उन्होंने भी अपनी किताब लिखनी स्टार्ट कर दी नेटिव्स ने, ठीक है, राइटिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छा काम था ताकि उनकी हिस्ट्री को बूस्ट मिल सके, क्योंकि जो बाहर के यूरोपियंस हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं,
वो उनके बारे में कितना ही जानते होंगे, वो खुद कुछ बताएंगे तो और ज़्यादा जानेंगे, तो उन्होंने अपनी खुद की राइटिंग्स लिखी तो और ज़्यादा जाने। तो ये जो गैलरीज थी, म्यूजियम्स थे, डायोरामास वगैरह था, तो इन्हें एक बड़ा एफर्ट माना जाता है कि अगर ये सब नहीं किया जाता तो आज के टाइम पीरियड पे नेटिव्स की इतनी हिस्ट्री नहीं बचती ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये सब चीज़ें क्रिटिकल टाइम पे हुई हैं, यानी कि अगर इस टाइम के थोड़े बाद तक भी अगर नेटिव्स कल्चर को इग्नोर किया जाता तो आज के टाइम पीरियड पे ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स को सब भूल गए हो। तो ये बात बताई गई है। फिर बताया गया है कि 1974 में मल्टीकल्चरलिज्म एक ऑफिशियल पॉलिसी बनी, यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि जो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना, यानी कि जो सरकार है वो ऐसा नहीं करेगी कि भाई किसी एक रिलीजन को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। जैसे इस्लामिक देश होते हैं, जैसे कि आपका पड़ोसी मान लो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो इस्लाम है उसे वो माना जाता है ऑफिशियल रिलीजन और बाकी सबको नहीं माना जाता। इस वजह से जो इस्लाम वाले हैं वो हवा में रहते हैं बिल्कुल ही। जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि हिंदूज़ हो गई, और इस्लाम में भी 2 सेक्ट हैं, शिया सुन्नी और अहमदी बहुत सारे हैं, तो उनमें जो अहमदियाज हो गए तो और जो बाकी हो गए 1-2 और हो गए क्रिश्चियंस वगैरह, तो इनके साथ बहुत बुरा जुर्म उठाया जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्यों उठाया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस्लाम को फेवर करती है, ना कि सभी रिलीजन्स को। वही दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया मान लो, इन सब में मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट किसी और रिलीजन को किसी रिलीजन से ज़्यादा फेवर नहीं करती, सबको बराबर फेवर करती है, सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करती है। 1974 में ये लोग ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंडिया कितना एडवांस था। इंडिया में 1947 में आ गए थे ये लोग, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो 1950 में इंडिया में आ गए थे और उससे 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में आया। और जैसे 1965 है, 1965 में जो यूएसए था उसमें जो ब्लैक पीपल थे उन्हें राइट्स मिले, ब्लैक पीपल्स को, और हमारे इंडिया में 1950 में मिल गए थे। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने आगे का था कि हमें जो बड़ी बड़ी एडवांस देश हैं उनसे भी 20-20 साल पहले राइट्स मिल रखे थे। वो तो अब हम यूज़ नहीं करते इतना, और वो एक बड़ी स्टेटमेंट भी कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, अगर लोग अच्छे यूज़ करने वाले नहीं होंगे तो आखिर में गलत साबित हो ही जाएगा। जैसे कि हमारे देश में हो ही रहा है कि कोई भी गलत यूज़ करता है राइट्स का। ठीक है, अगर सही मायने में यूज़ किया जाए तो देखा जाए तो यूएसए में ब्लैक्स की कंडीशन कितनी ख़राब थी 1965 में, और आज के टाइम पीरियड पे देखो कितनी अच्छी हो गई है। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म था जिसमें कि रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिलती थी। इसमें दोनों रिलीजन्स को बराबर फेवर किया जाता था। जैसे जो नेटिव्स हैं उन्हें भी बराबर रिस्पेक्ट की जाती थी, न की जाने लगी 1974 से, उससे पहले नहीं की जाती थी। ठीक है, और जो वो हैं क्या कहते हैं, जो यूरोपियंस हैं उनका जो धर्म है क्रिश्चियन हो गया, और भी छोटे मोटे धर्म थे उनके, और जो एशिया है एशियंस उनके भी धर्म हो गए, जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, ये सब। ठीक है, तो इन सबको बराबर रिस्पेक्ट दी जाने लग गई। फिर उसके बाद बताया गया कि 1970s में ना जो यूएन था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो मीटिंग्स होने लगी, उनकी मीटिंग्स पे एक ह्यूमन राइट्स नाम का टर्म चढ़ने लग गया कि ह्यूमन राइट्स, हर ह्यूमन के राइट होते हैं, हमें इनको वायलेट नहीं करना चाहिए, ये सब। तो ऑस्ट्रेलिया वाली जो पब्लिक थी वो भी ये सब सुन रही थी, क्योंकि वो भी यूएनओ की मेंबर थी। तो ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक ने देखा कि भाई ह्यूमन राइट्स की इतनी सारी बातें हो रही हैं ग्लोबली, और हम कितना बड़ा कांड करके बैठेंगे। हमने जो नेटिव्स हैं उनकी हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, हमने नेटिव्स के पूरा कल्चर तबाह कर दिया, हमने उनकी पॉपुलेशन 90% से 2% पे ला दी, कितनी कम परसेंट पॉपुलेशन कर दी। तो ये सब सोच के उनके मन में ग्रीफ आया, डिसमे आया, यानी कि उदास हो गए वो। ठीक, इस वजह से फिर बोला गया है कि बेशक उनमें ग्रीफ आया हो, बेशक उनमें डिस्प्ले, यानी कि बेशक उनमें ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है उस टाइम पीरियड पे, 1970s के टाइम पीरियड पे, फिर भी जो मेजर यूएनए के पार्ट थे, यूएनओ के, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये जो मेजर मेंबर थे यूएनओ के, इन सब ने जो नेटिव्स लोग थे जो कि इनकी टेरिटरीज में रह रहे थे, जो कि पूरे देश के मालिक थे, देखा जाए तो यूएसए की सारी जो ज़मीन है वो नेटिव्स की थी, कनाडा की सारी ज़मीन वो नेटिव्स की थी, न्यूजीलैंड की सारी ज़मीन नेटिव्स की थी, ऑस्ट्रेलिया की नेटिव्स की थी। लेकिन इन्होंने आके क्या करा, इन सबको भगा दिया नेटिव्स को, और खुद आके रहने लग गए। यानी कि देखा जाए तो इन्होंने कोई ट्रीटी नहीं की। एक लैंड ट्रांसफ़र की ट्रीटी होती है कि भाई
तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, बदले में तुम मेरे को ज़मीन दे दो। या फिर अगर कोई फॉर्मल ट्रीटी हुई हो, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने मार के उन्हें भगा दिया। एक टाइप से इनका दोगलापन दिखाया जा रहा है कि कैसे ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे 1970s में, और कैसे उस टाइम पीरियड में किसी भी देश ने कोई भी लैंड ट्रांसफ़र की ट्रीटी नहीं करी थी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या मानना था? ऑस्ट्रेलिया वालों का मानना था कि भाई 1800 से ही मानना था ऑस्ट्रेलिया वालों का कि भाई ये जो लैंड है ऑस्ट्रेलिया की, ये किसी की नहीं है, नोबडीज लैंड, यानी कि ये ज़मीन किसी की नहीं है, खाली ज़मीन है, जो आके पहले ले लेता है उसकी है। तो इनका मानना ये था कि जो यूरोपियन पहले आके बस गए उनकी ज़मीन बन गई है, ये ज़मीन किसी की नहीं थी, ट्राइबल्स का भी कोई हक नहीं था इन पे। और इस कंसेप्ट को बोला जाता था टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो भी यही होता है, बिलोंगिंग टू नोबडी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था ये आगे किया था सर रिचर्ड बोरके ने। रिचर्ड बोरके ये एक बंदा था, ये एक ब्रिटिशर था जिसने इस कंसेप्ट को, टेरा न्यूलियस के कंसेप्ट को 1835 में एस्टेब्लिश कर दिया था कि भाई ये कंसेप्ट इसने आगे रख दिया था। ये कंसेप्ट क्या था कि इसमें जो ना ब्रिटिशर्स मानते थे कि भाई इंडिजीनियस पीपल्स होते हैं, कि भाई इंडिजीनियस पीपल्स हमारे से पहले से रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो उनके लैंड के यूज़ को नहीं मानते थे कि उन्होंने लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है। वो बोलते थे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं भाई हमसे पहले से रह रहे हैं, मान लिया, लेकिन ये ज़मीन इनकी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कोई कारण नहीं दिया। तो अब ये ज़मीन इनकी नहीं है और हम आए नहीं थे, तो ये ना ज़मीन हमारी थी ना ये इनकी थी। तो ये लॉजिक दिया, वो बोला कि भाई ये नोबडीज़ लैंड है, यानी कि कुछ भी लॉजिक दिया जाए बिना सर पैर के। तो ये लॉजिक दे के उन्होंने बोल दिया कि नोबडीज़ लैंड है ये, और इसके हिसाब से बोल दिया कि अब जो नेटिव लोग हैं, अब ये नेटिव लोगों की ज़मीन नहीं है। क्यों नहीं है बताया नहीं। फिर बोले अगर ये नेटिव लोगों की ज़मीन नहीं है तो वो इसे ना सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं, क्योंकि बाय करने के लिए किसी न किसी की ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि ये नोबडीज़ लैंड है, और सेल करने के लिए इनकी होनी चाहिए। तो इस वजह से नेटिव्स ना इस ज़मीन को सेल कर सकते हैं ना इस ज़मीन को बाय कर सकते हैं। और इसको ना लॉ में डाल दिया इन्होंने, कानून बना दिया कि नेटिव्स लोगों का कोई हक नहीं है ज़मीन खरीदने और बेचने का, जिसकी वजह से नेटिव्स लोगों का जो लैंड राइट है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, वही छीन लिया इन्होंने। और ये चलता रहा कब तक? 1992 तक। सोच लो, इंडिया में जो 1950 में आ गया था संविधान, और उसमें सारे राइट्स मिल गए थे, कोई भी सरकार ऐसे किसी की ज़मीन नहीं छीन सकती थी। लेकिन इधर 1992 में हटा ये सब कुछ, ठीक है। अब ये कैसे हटा ये भी इस वीडियो में थोड़ा आगे बताया जाएगा लास्ट में। फिर बताया गया है कि एक मिक्स्ड ब्लड चिल्ड्रंस का भी ग्रुप होता था। मिक्स्ड ब्लड वो होते हैं जो कि नेटिव्स के साथ साथ यूरोपियंस के बच्चे हों, यानी कि कोई भी एक पेरेंट नेटिव हो, एक पेरेंट यूरोपियंस हो। मेनली इसमें बात की जाएगी कि एक बंदा जो नेटिव है वो वुमेन हो और जो यूरोपियन है वो मैन हो, ठीक है। तो जो बच्चा होगा जनरली वुमेन के पास रहेगा। इस वजह से जो मिक्स ब्लड वाले बच्चे थे, तो ये मिक्स ब्लड वाले बच्चे थे, ये यूरोपियंस जैसे दिखते थे कई चांसेस में। कई बार तो नेटिव्स जैसे दिखते थे तो यूरोपियंस को शक नहीं होता था, लेकिन कई बार यूरोपियंस जैसे वाइट दिखते थे। अब जो ट्राइबल लोग थे, जो नेटिव्स लोग थे, वो हैं ब्लैक नहीं तो नॉन वाइट मान लो, नॉर्मल हमारे जैसा कलर। तो ये जो ट्राइबल्स थे ये नॉन वाइट्स थे, यानी कि जो हमारे जैसा कलर है, तो ये नॉन वाइट्स थे। अब जो नॉन वाइट फैमिली होगी उसमें एक इनका जो बच्चा होगा, इनका बच्चा पैदा होगा यूरोपियंस का और नेटिव्स का, ये होगा वाइट, मान लो वाइट हो गया। तो अभी नॉन वाइट्स के बीच में वाइट अलग से दिखेगा, तो यूरोपियंस को ये हो जाता था कि भाई हमारे बच्चा चोरी करके लेके। तो यूरोपियंस इनसे इनका बच्चा खोज लेते थे कि हमारा बच्चा है, तुम्हारे पास कैसे हो गया? नेटिव्स तुम तो ब्लैक हो, तुम तो नॉन वाइट से, तुम्हारे पास वाइट बच्चा कहाँ से आ गया? तो ये कह के उनसे उनका बच्चा खोज लेते थे। फिर इन सब चीज़ों को लेके जो एगिटेशन होता है, एगिटेशन यानी कि आंदोलन, नेटिव्स लोग हैं वो आंदोलन करते हैं कि भाई हमारे बच्चे खुद से जा रहे हैं, ये सब गलत है, हमें ना कोई लैंड राइट मिल रहा है, ये सब भी गलत है। तो इन सब चीज़ों से दो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, दो डिसीजन निकलते हैं बड़े बड़े। एक डिसीजन ये निकलता है कि जो नेटिव्स हैं, ये ज़मीन नेटिव्स की थी, नेटिव्स इस लैंड के साथ एक हिस्टोरिक बॉन्ड शेयर करते हैं। हिस्टोरिक बॉन्ड यानी कि वो बॉन्ड जो कि कई सदियों से है, ये 40 हज़ार सालों से रह रहे हैं इधर। तो इतने सालों से इन्होंने एक बॉन्ड बना रखा है, हिस्टोरिक बॉन्ड, जो कि हमारे पास नहीं है। हम 100-200 साल से ही रह रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें इनके हिस्टोरिक बॉन्ड को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उन्हें लैंड राइट्स देने चाहिए, क्योंकि इस पे इनका ज़्यादा हक है हमसे। तो ये सब बातें की गई।
एक तो ये डिसीजन निकल के आता है जब उन्होंने लैंड राइट्स पे एगिटेशन करा, आंदोलन करा, ठीक है। फिर एक उन्होंने इस बात पे किया था कि भाई हमारे बच्चे छीन लेते हो तुम, हमारे बच्चे क्या वाइट नहीं हो सकते, बाय चांस कोई जीन में चेंजमेंट आ गई हो या फिर यूरोपियंस के साथ मीटिंग वगैरह कर ली हो इन्होंने, तो उसकी वजह से जो वाइट बच्चा होता है उसे छीन लेते हैं कि तुम्हारा नहीं है, तुमने चोरी किया है, ठीक है, ये कह के। तो अब ये बात को तो वो अंडू कर नहीं सकते थे कि भाई तुम्हारा बच्चा एक बार छीन गया, वो कहाँ गया हमें तो पता नहीं, तो वो तो अंडू कर नहीं सकते हम, क्योंकि वो हिस्ट्री की बात है। लेकिन हम एक पब्लिक अपोलॉजी मांग सकते हैं। अपोलॉजी यानी कि माफ़ी। हम एक पब्लिक माफ़ीनामा मांग सकते हैं पूरे एक दिन का, जिसमें कि तुम्हारे जो चिल्ड्रन हैं, तुम्हारे जो बच्चे हैं, उनके साथ जो इनजस्टिस हुई है कि हमने तुम्हारे बच्चे चुरा लिए, तो ये जो इनजस्टिस हुई है तुम्हारे चिल्ड्रन के साथ, तुम्हारे साथ किस लिए की गई थी इनजस्टिस? ये की गई थी ताकि जो वाइट पीपल हैं वो अलग रहें और नॉन वाइट पीपल हैं वो अलग रहें। तो इस अपार्टहाइड मान लो तुम, तो इस अपार्टहाइड के सिस्टम की वजह से वो इनसे अपने बच्चे छीन लेते थे, इनके बच्चे छीन लेते थे। तो इस चिल्ड्रन इनजस्टिस के लिए उन्होंने पब्लिक अपोलॉजी मांगने का डिसीजन लिया। तो ये दो डिसीजन लिए कि एक तो नेटिव्स के लैंड राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक उनको हिस्ट्री तो अंडू कर नहीं सकते, लेकिन हम एक माफ़ी मांग सकते हैं पूरे दिन की, और उसके बाद ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी टाइमलाइन बताएगी कि ये सब चीज़ें जो मैंने चैप्टर इस टॉपिक में बताई हैं वो कैसे आगे बढ़ी। तो 1901 में जो ऑस्ट्रेलिया था वो एक फेडरेशन या फिर एक स्टेट बन गया, फेडरेशन या फिर एक स्टेट, पूरा एक देश बन गया 6 स्टेट्स के साथ, ठीक है। फिर 1974 में क्या होता है, वाइट ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी एंड की जाती है कि सिर्फ वाइट लोग रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। जो इमिग्रेंट्स हैं एशिया के लोग, उन्हें आने पर रोक नहीं लगा दी थी कि भाई एशिया वाले लोग अगर पॉपुलेशन में हमसे ज़्यादा हो गए तो हमारा क्या होगा, वाइट लोगों से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सब बातों पे वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी आई थी जिसमें इमिग्रेशन को बैन कर दिया था एशियन लोगों का, तो उसे अलाउ कर दिया, ठीक है। तो 1974 में ये एक अच्छा कदम लिया जाता है। फिर 1992 में जो ऑस्ट्रेलिया का हाई कोर्ट है, एक केस था जिसका नाम था मैबो केस, यानी कि कोई बंदा होगा मैबो, उसका केस होगा कोई, तो उसमें हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है कि जो टेरा नेबुलस है, टेरा नलियस यानी कि ये नोबडीज लैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया किसी की ज़मीन नहीं थी, और जो इस पे पहले आ गया उसने ले ली। ऑस्ट्रेलियंस यूरोपियंस पहले आ गए और उन्होंने ले ली नेटिव्स को भगा की, क्योंकि ये नोबडीज लैंड थी। तो इसे इनवैलिड बता दिया कि भाई ये कुछ भी बोल रहे हो तुम, ये यहाँ पे नेटिव्स रह रहे हैं 40,000 सालों से, तो इनकी ज़मीन हुई, नोबडीज लैंड कैसे हो सकती है। तो फिर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो नेटिव्स लोग हैं उनकी ज़मीन है ये, और 1770 से पहले इन्हीं की ज़मीन थी, यानी कि जो 1770 में ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पे कॉलोनाइज करने, उससे पहले इन्हीं की ज़मीन थी और इन्हें लैंड राइट्स मिलने चाहिए, ये हाई कोर्ट ने कह दिया, ठीक है। तो पूरे देश ने मान भी ली। फिर 1995 में एक चीज़ होती है कि एक पहला डिसीजन तो ये हो गया कि नेटिव्स को लैंड रिस्पेक्ट मिल गई 1992 में। फिर अब ये था कि पब्लिक अपोलॉजी मांगनी थी इनसे, तो 1995 में मांगी जाती है पब्लिक अपोलॉजी। कैसे मांगी जाती है कि भाई पहले एक नेशनल इंक्वायरी बिठाई जाती है, एक बड़ी, जैसे हमारी इंडिया में CBI वगैरह है, तो वैसे उधर भी एक नेशनल इंक्वायरी की टीम थी, वो बैठी कि भाई कैसे इन्होंने बच्चों के साथ इनजस्टिस करी है, कैसे बच्चों को छीन लिया जाता था नेटिव्स लोगों से, तो ये सब के लिए इंक्वायरी बैठी। फिर 1999 तक, यानी कि 4 साल तक भाई इंक्वायरी चली। फिर इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशंस होंगी, बहुत से रिकमेंड की कि भाई हमने सच में इनके बच्चे छीने, हमने इनके साथ बहुत बुरा किया है, तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो 1999 में इन्होंने सॉरी बोलने का फैसला लिया, तारीख थी 26 मई, और इसको बोला जाता है आज ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सॉरी डे, और आज तक मनाया जाता है नेशनल सॉरी डे। यानी कि कितने साल हो गए, 19 24 साल हो गए आज तक, साल में जब भी 26 मई आता है तो नेशनल सॉरी डे बनाया जाता है, ठीक है। ये एज अ अपोलॉजी यूज़ किया जाता है उन बच्चों के लिए, उन चिल्ड्रंस के लिए जो कि गुम गए थे 1820 से लेके 1970s में तक अपने माँ बाप से, अपने नेटिव पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये सब इस वीडियो में था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स वो ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में हम पाथ टू मॉडर्नाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू।